नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स रिलेक्टेंस टू इंटरवीन बियॉन्ड ऑब्जर्वेशंस। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि भाई ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो बड़ा है तो उस पर आप कुछ इस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन सरकार का क्या स्टैंड रहा है, लेट्स क्विकली चेक इट आउट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो 6 सालों का बैन लगाया जाता है कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स पर, अब बिगिनर्स के लिए मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि लेट्स से कोई एमपी या फिर एमएलए को किसी केस में लेट्स से 10 सालों की सजा हुई, राइट, तो वो 10 साल जेल में गए। तो जब ये सजा हुई तब से अगर वो एमपी हैं या एमएलए हैं ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 10 सालों की सज़ा ख़त्म करने के बाद 6 सालों तक यानी कि टोटल 16 ईयर्स तक वो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। तो ये एक नियम है हमारे देश का, राइट, ये कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो लॉजिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं कि ये 6 सालों का बैन जो लगाया गया है इसका कोई मतलब ही नहीं है। मीन्स इट इज़ नॉट इफेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इट इज़ नॉट वर्किंग। इसका कोई एक नया सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का ड्यूरेशन है ना, इसको फिर से रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यही इशारा है कि 6 साल नहीं 10 साल होने चाहिए या फिर 15 साल होने चाहिए या फिर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। 2018 में देखिए हमारे देश में जो हमारे एमपीज और एमएलएज हैं उन पर टोटल 4075 केसेस पेंडिंग थे। इतने सारे केसेस, इतने सारे एमपीज और एमएलएज पर 1 जनवरी 2025 लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा 4075 से इंक्रीज होकर 4732 हो गया है। और 559 यानी कि 560 या फिर 550 केसेस ऐसे हैं जो आप समझ लीजिए 1 दशक से भी पुराने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है इस चीज़ को लेकर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप इस पर कुछ कीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आरपी एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। बाय द वे ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिए अपना सिलेबस और यू विल फाइंड दिस आरपी एक्ट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये लिखा हुआ है उसमें। तो ये आरपी एक्ट जो है इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये तो पार्लियामेंट का डिस्क्रिशन है, ये तो पार्लियामेंट सोचेगी कि इस पर क्या करना है। आरपी एक्ट में अगर कोई बदलाव करना है तो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट डिटरमाइंस ग्राउंड्स एंड ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब इनडायरेक्टली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की ये बता रही है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, वी विल लुक आफ्टर इट, ये हमारा डोमेन है, हमें इस पर देखने दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। इनडायरेक्टली क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम मान सकते हैं कि सरकार जो है वो इस चीज़ में बदलाव लाने के लिए उतनी कोई ख़ास इंक्लाइंड नहीं है। बहुत सारी कमिटीज़ ने भी यही एक बात जो है उसकी चिंता व्यक्त की है, इस इश्यू को फ्लैग किया है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें क्रिमिनल्स और क्रिमिनलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमेशा 30-35% ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स देती हैं जो कैंडिडेट्स क्रिमिनल्स हैं या फिर उन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो बाहुबली हैं, वो इलेक्शन जीतने के पूरे उनके चांसेस हैं। और ये चॉइस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की भले रही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो हमारी ही चॉइस पर उनको टिकट्स देती है, हमारी यानी कि कॉमन मैन की। जो हम इस देश के सिटीजन्स जो हैं, अगर हम ऐसे बाहुबली और क्रिमिनल टाइप लोगों को वोट देते हैं फॉर कास्ट, फॉर रिलीजन, फॉर वॉट एवर बैकग्राउंड जो भी चीज़ें हैं, अगर उस विषय में गए तो आज सारी डिस्कशन उसी दिशा में होगी। तो मैं आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि आप वो सारी चीज़ें जानते हैं जो मैं जानता हूँ कि किस आधार पर आज भी लोग जो हैं वो वोट देते हैं। तो जब तक हमारा टेस्ट चेंज नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का टेस्ट जो है वो भी चेंज नहीं होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का टेस्ट अगर चेंज करना है तो हमारा टेस्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। इन सर्टेन स्टेट्स 55 to 65 एमएलएज हैव क्रिमिनल केसेस। अपने आप में सोचिए कि एक
एमपी या फिर एमएलए जो हमें रिप्रेजेंट करता है उस पर क्रिमिनल केसेस हैं तो चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, लीडरशिप पोजीशन पर बैठे हैं ये एमपीज और एमएलएस, उन पर केसेस हैं तो इट्स ओके। लेकिन गवर्नमेंट की जॉब आपको चाहिए और आप पर ऐसा कोई केस है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। जस्ट इमेजिन कि किस प्रकार की सिस्टम है ये, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये पॉलिटिक्स में क्रिमिनलिटी है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है। एंड सुप्रीम कोर्ट के शब्द जो हैं यहाँ पर परफेक्ट है, प्रिसाइज है कि यस, इट इज़ ए कैंसर फॉर आवर डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉ ब्रेकर्स कैंट बी लॉ मेकर्स। जो लोग कानून का भंग करते हैं वही लोग कानून बनाते हैं। ऐसी सिस्टम तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के दूसरे ऐसे मीन्स जो देश डेमोक्रेटिक नहीं हैं, जिनमें हमारे जैसे सिस्टम या फिर हमारे जितना इन डेप्थ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, शायद वहाँ पर हो तो चलो समझ में आता है कि हो सकता है। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ें हैं तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ शॉक फॉर एवरी वन ऑफ अस। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन हमारी चिंताएं जो हैं वो किसी और ही दिशा, हमारा ध्यान ही किसी और जगह पर है, राइट, कंट्रोवर्सीज में और ये सारी चीज़ों पर लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं, आप देखिए ट्विटर पर धर्म के आधार पर कोई कमेंट दे दीजिए और झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। कोई लॉजिक नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन होनी ही नहीं चाहिए, उस पर डिस्कशंस हो रही है, उस पर लोग तू मैं कर रहे हैं। लेकिन जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोगों के ध्यान में ही नहीं है। और यही तो ये लॉ मेकर्स चाहते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंक टैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सॉर्ट ऑफ एनजीओ है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंकड़े आपको इनकी वेबसाइट पर देखने को मिलते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इनकी रिसर्च ने ये सामने रखा है, इनका जो एक सर्वे है या फिर उनकी जो रिसर्च है उससे पता चला है कि जून 2023 में अगर आप देखेंगे तो 44% हमारे देश के एमएलए जो हैं उन्होंने अपने क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए थे। सितंबर 2023 में 40% एमपीज जो हैं उन्होंने क्रिमिनल केसेस जो हैं वो डिक्लेयर किए, राइट। और 33% राज्यसभा के एमपीज और 46% लोकसभा के एमपीज जो हैं उन्होंने क्रिमिनल केसेस अपने ऊपर हैं वो डिक्लेयर किया। 30% केसेस जो हैं एमपीज एमएलएस के वो 5 सालों से पुराने हैं। ओडिशा में सबसे ज़्यादा नंबर है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद अलग अलग राज्यों का एक पूरा लिस्ट जो है वो तैयार किया जा सकता है। ये सारा लिस्ट आपको किस में किसका रैंक है ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इतना पता होना चाहिए कि ये हमारे देश की रियलिटी है, हमारी डेमोक्रेसी की रियलिटी है। हम जब यूएसए या फिर दूसरे देशों में जाकर ऐसा कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, यस ज़्यादा लोग हैं तो डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी? जब बेस्ट शब्द हम खुलेआम ऐलान करके बोले ना, तब समझ लेना कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो उस जगह पर पहुंच गई है। अभी हम चल रहे हैं, अभी मंजिल तक नहीं, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। नवंबर 27, इसी के साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। आई एम नॉट ए पेसिमिस्ट, राइट। मैं निराशावादी बिल्कुल नहीं हूँ, आशावादी ही हूँ। और मैं जानता भी हूँ कि आज नहीं तो कल एक वक्त आएगा जब हमारा देश जो है वो एक बहुत अच्छी मैच्योर डेमोक्रेसी बन जाएगा। रियल में हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं ना वो हम सब एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट। इन नवंबर 2017 द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड सेटिंग अप स्पेशल कोर्ट्स। यहाँ पर अब फोकस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज़ को लेकर स्टैंड लिया है। 17 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उस समय पर 11 हमारे देश के राज्य जो हैं उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स की, उसमें से 2 कोर्ट्स तो दिल्ली में है, तो आप समझ लीजिए कि ये 12 जो कोर्ट्स हैं तो 11 राज्यों ने 11 कोर्ट्स ही किया, आप समझ लीजिए, राइट। तो हर एक राज्य के अंदर ये होनी चाहिए स्पेशल कोर्ट्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? यू नो द आंसर। September 2018 the Supreme Court directed candidates to publish criminal case details और पार्लियामेंट को कहा कि भाई आप ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं उनको, एक्यूज्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनको प्रिवेंट कीजिए, उनको टिकट्स मत दीजिए। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया कि जो कैंडिडेट्स हैं ये अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो हैं, लिस्ट रीजंस फॉर नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स, ये पार्टीज़ को कहा था, सॉरी, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को नॉमिनेट किया, क्यों उनको टिकट्स दी हैं। 244th लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट है
इसने भी ये कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन इज इनइफेक्टिव। कन्विक्शन के बाद इन जो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये इनइफेक्टिव है, ये इतना काम नहीं करता। और हमारे देश में आप जानते हैं ना कि जो हस्बैंड हैं, एमएलए हैं, एक लंबे समय तक बाहुबली हैं, अब उन पर केस चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपनी वाइफ को फिर नेक्स्ट टिकट दिलवा देंगे। ये चीज़ें तो चल ही रही है। तो डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन जो है, इट इज़ नॉट वर्किंग एट ग्रास रूट लेवल। दूसरी चीज़, डिस्क्वालिफिकेशन एट द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस विद सेफ गार्ड्स वॉज रिकमेंडेड। ये 244th लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, वो कब होना चाहिए, जब किसी व्यक्ति पर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं उस समय पर ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ऐसा एक रिकमेंडेशन दिया है, इसका एक सॉल्यूशन दिया है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एफिडेविट्स अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा, और दुनिया की किसी भी दूसरी ऐसी डेमोक्रेसी में आपको इतने सारे क्रिमिनल केसेस वाले रजिस्टर्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते। सबसे ऊपर हम आते हैं। एथिक्स और मोरालिटी जो है वो तो उसका तो ज़माना ही नहीं रहा ऐसा लगता है। और डॉक्टर आम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो हैं, ये दोनों जो महान हस्तियां हैं, उन्होंने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस समय पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना अच्छा है, वो कैसे पता चलेगा, जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उन पर आधारित है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन जितने अच्छे लोग आएंगे और जितने अच्छे लोग इसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उतना अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आप लिख लीजिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही चोर हैं, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम का नहीं रहेगा। तो दिस अप्लाइज हियर, राइट। उनकी आशा यही थी कि हमारे जो नोबल लीडर्स हैं, नोबल कैरेक्टर वाले जो सज्जन लोग हैं, ऐसे सज्जन लोग जो हैं वो आकर इस कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आज मुझे कहते हुए तो दुख हो रहा है, लेकिन चर्चिल ने ये कहा था, आई थिंक, कि जब ब्रिटेन जो है वो भारत को छोड़ देगा, आज़ाद कर देगा, तो उसके बाद गुंडे जो हैं वो राज करेंगे। उस समय पर तो मीन्स ये लगता था कि भाई चर्चिल तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चर्चिल ने भी ऐसे की है हमारे देश को लेकर। बंगाल का फेमाइन जब याद करता हूँ तो मुझे हिटलर का रोल बहुत कम छोटा लगता है। बट एनीवेज, अगेन नॉट गोइंग इनटू दैट टॉपिक। बट चर्चिल ने ये जो बात कही थी, जब हमारा देश, उस समय की बात चल रही है, राइट, 40s 50s की, तो लग रहा था कि भाई ये तो चलो बोलेंगे ही। एक बहुत बड़ा जेवल ऑफ द क्राउन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, या फिर ब्रिटिश एम्पायर का हमारा देश भारत था उस समय पर। तो जेवल ऑफ द क्राउन यानी कि इट वॉज राइट एट द टॉप, तो वो तो बोलेंगे ही ऐसा। लेकिन आज जब हम हमारे देश की रियलिटी को देखते हैं और उनके स्टेटमेंट को देखते हैं, तो लगता है कि क्या वो दीर्घ दृष्टि वाले थे, क्या वो एक विजनरी थे, क्या वो देख पा रहे थे चीज़ों को जो हम शायद नहीं देख पाए। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। मनी एंड मसल, ये 2 चीज़ें विनेबिलिटी फैक्टर हैं, और ये हम ही ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। कैंडिडेट्स रिकवर इन्वेस्टमेंट्स मैनीफोल्ड आफ्टर विनिंग। बहुत सालों पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने पढ़ा था, और उस आर्टिकल में बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया गया था। उसमें आई वॉज शॉक टू नो कि दुनिया में शायद कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, एटलीस्ट हमारे देश भारत में तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लेट्स से आप ₹1 इन्वेस्ट करें और आपको ₹10 वापस मिले रिटर्न में। तो पॉलिटिक्स के बारे में कहा गया था कि एमपी या फिर आप एमएलए बन जाते हैं ना एक बार, तो आप लेट्स से आपकी वेल्थ 1 करोड़ थी, तो आपकी टर्म जब खत्म होगी तब मिनिमम आपके पास 10 करोड़ होंगे। 1 करोड़ लेकर आप आए थे, 10 करोड़ आपके पास होंगे। तो इतना जो जंप है ना, वो किसी भी बिजनेस में नहीं है, किसी भी बिजनेस में नहीं है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेट करती हैं वोटर्स को कि हम क्लीन कैंडिडेट्स को इलेक्ट करें। मास मूवमेंट्स फॉर सिस्टमेटिक क्लींजिंग आर एब्सेंट इन आवर कंट्री, राइट। एंड द मेन क्वेश्चन इज़ कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर क्या स्टैंड लेगा, क्योंकि एज यू नो स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया कि सेंटर जो है वो तो इस चीज़ को लेकर एक विरोध कर रहा है। सेंटर कह रहा है कि वी विल सॉर्ट इट आउट एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, now dear friends, let's move on to the next topic of the day. This is also a very, very interesting topic. We can learn so many things from South Korea, right? Critically analyze the role of research and development in driving economic growth with specific reference to India's under-investment in research and development compared to साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के कंपैरिजन में हमारे देश में बहुत कम R&D पर हम
इन्वेस्ट करते हैं। हमने क्या किया पता है, हमारे यहाँ पर जो सरकारी अलग अलग स्कीम्स आई हैं और आपने पढ़ी होगी, तो वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि लेट्स से स्किल डेवलपमेंट को लेकर हमने बहुत सारा सरकार ने काम किया। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि सरकार का इरादा गलत है, यहाँ पर सरकार का इरादा अच्छा ही है कि हमारे देश के लोग जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, तो सरकार ने ये कोशिश की। फिर एमएसएमईज़ को बूस्ट करने की कोशिश की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। ये जो पीएलआई है ना, तो ये पीएलआई स्कीम्स जो हैं वो भी हमने लॉन्च की, ताकि हमारी जो कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन में हमें काफ़ी इसका अच्छा सक्सेस मिला है, राइट। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसको कहते हैं, इन केस इफ यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट वन फॉर नाउ, यू कैन गो थ्रू इट अगर आपको नहीं पता कि हाउ इट वर्क्स, हाउ पीएलआई वर्क्स। ओके, इट्स नॉट पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, दिस इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस पर फोकस किया, इस पर फोकस किया, इस पर फोकस किया, बट वी हैव ओवरलुक्ड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो वजन मिलना चाहिए था वो वजन नहीं मिला। नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम साउथ कोरिया। कोरिया जो है ना 1970s में, व्हेन आई से कोरिया, आज जब मैं कोरिया की बात कर रहा हूँ तो साउथ कोरिया की ही यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो कोरिया ने एक 70s के समय पर उनके एक प्रेसिडेंट थे, एक लंबी स्टोरी है, बहुत ही क्विकली उनके प्रेसिडेंट आए और कहा कि भाई इस प्रकार से चीज़ें जो है वो नहीं चल सकती। तो उन्होंने क्या किया बताया, ही स्टार्टेड हैविंग मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स विद बिजनेसमैन। क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी एज ए स्टूडेंट की तरह, और फिर उन्होंने उस प्रकार की पॉलिसीज़ जो है वो डिज़ाइन की। तो तब से R&D में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो कोरिया ने किया। कोरिया अपनी जीडीपी का 5% R&D में स्पेंड करता है। और यहाँ पर जब भी R&D की बात आती है ना, तो मुझे ये शब्द पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्पेंड, आई लाइक टू यूज द वर्ड इन्वेस्ट। कोरिया इन्वेस्ट्स 5% ऑफ जीडीपी ऑन R&D। R&D पर कभी पैसे वेस्ट हो ही नहीं सकते। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा यू विल एटलीस्ट नो व्हाट नॉट टू डू। तो अगर राइट माइंडसेट है तो पैसा वेस्ट नहीं होते इसमें, राइट। तो कोरिया इतना इन्वेस्ट करता है अपनी जीडीपी का 5, एंड दैट्स द रीज़न कि आज भी हम सैमसंग, एलजी, Hyundai, and there are other companies of South Korea that are very famous, household name है हमारे देश में। India spends 0.7% of GDP on R&D. Here you can see the difference of mindset, not just of numbers. प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है R&D में? कोरिया में 79%, हमारे यहाँ पर 41%। ओके, सैमसंग 8 से 10% जो है वो इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में। हमारी सबसे बड़ी कंपनी जो एक हाउस होल्ड नेम है तो दैट इज़ रिलायंस। तो रिलायंस जो है ये 0.6% R&D में इन्वेस्ट करता है। टाटा स्टील, आईटीसी, मारुति एक्सेट्रा, ये सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में R&D की स्पेंडिंग जो है उसको कट की है। ये सिचुएशन है हमारी। और जो हमने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में पीएलआई, फिर ये एमएसएमई को सपोर्ट करना, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, कोरिया ने क्या किया बताए? कोरिया ने एक कंडीशनल सपोर्ट रखा है। चेबल्स का मतलब यहाँ पर होता है कि जो बड़ी कंपनीज जैसे हमारे देश में टाटा हैं, जो फैमिली ओन कंपनीज होती है ना, एक ग्रुप, रिलायंस, अदानी, टाटा एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी अदर, गोदरेज फॉर एग्जांपल, राइट, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट ये सारे नाम समझ गए। तो वहाँ पर ये कोरियन शब्द है चेबल्स। तो ये कोरिया की सरकार जो है वो कंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है अपनी बिग कंपनीज को। पहले आपको R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार आपको सपोर्ट देगी। हमारे यहाँ पर क्या है कि पहले आपको खिलाया जाएगा सरकार की तरफ से, उसके बाद आप करेंगे तो करेंगे R&D, पर ऐसा नहीं। वहाँ पर क्या है कि नहीं, पहले आप R&D में इन्वेस्ट करो, उसके बाद वी विल सपोर्ट यू, उसके बाद लोगों के पैसे आपको मिलेंगे। तो कोरिया इन्वेस्टेड इन R&D अक्रॉस द बोर्ड, बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लेवल पर उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इनिशियल ईयर्स में, फॉर्मेटिव ईयर्स में, हम दोनों की सिचुएशन जो है वो सेम ही थी। कोरिया और इंडिया वर सेम, मोस्टली सेम। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमीज थी हमारी। लेकिन 80s में जैसे मैंने बताया ना कि कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने धीरे धीरे करके कोरिया को शिफ्ट किया नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ। अब
नेचर वर्ल्ड साइंस रैंकिंग में भारत का रैंक बहुत अच्छा है, 11th रैंक है, कोरिया का रैंक 8th है। जस्ट इमेजिन कि हमारे यहाँ पर R&D और ये सारी चीज़ें कम होने के बावजूद भी अगर इफ़ वी आर कमिंग बिट क्लोजर व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, दिस इंडिकेट्स के टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे देखिए कितने सारे साइंटिफिक पेपर्स हमारे यहाँ पर पब्लिश होते हैं, हम रॉकेट को मून तक हमने पहुँचाया है, चांद तक पहुँचाया है। तो कैलिबर है, इंटेलेक्चुअल पावर की कमी है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट हैं, राइट, मेहनती लोग हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन व्हाट वी लैक इज इंस्टीट्यूशंस। आपका फाइटर जेट बहुत अच्छा है लेकिन उसको उड़ने के लिए रनवे चाहिए, हमारे यहाँ पर रनवे नहीं है। ऐसी सिचुएशन है कि लोग अच्छे हैं लेकिन उनको ट्रेन, उनको सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें नहीं है। R&D इज एसेंशियल टू अनलॉक इंडियाज साइंटिफिक पोटेंशियल। और R&D जो है इट एनर्जाइजेस यूनिवर्सिटी। R&D की वजह से एक सॉफ्ट पावर जो है वो भी डेवलप होता है। और अगर आप देखेंगे अमेरिका में ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो फेमस है ना, येल यूनिवर्सिटी और देयर आर सम अदर MIT एक्सेट्रा, तो सिर्फ वहाँ के लोगों को ही, वहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं उनको ही नोबेल लॉरेट मिलता है, ऐसा नहीं है। Over a third of America's Nobel laureates are from humbler institutions, जिनके नाम भी शायद हमें पता ना हो यहाँ पर, ऐसे इंस्टीट्यूशन। तो दिस इंडिकेट्स के वहाँ के जो humbler institutions है ना, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, दिस वन इज अबाउट इजराइल हमास सीज फायर एग्रीमेंट। क्या होगा इसमें आगे, लेट्स सी। राइट, अब 1 मार्च 2025 जो है, तो इसमें ये फर्स्ट फेज जो है इजराइल हमास सीज़ फायर का, तो ये ख़त्म हुआ। और ये ट्रूस जो हुआ, तो इस पर एक बहुत ही, ट्रूस पर एक बहुत इम्पैक्ट इसकी आएगी। 3 फेजेस में ये डील जो है वो कंडक्ट की गई थी। फर्स्ट फेज़ में ऐसा था कि इजराइल जो है तो उसके ट्रूप्स जो हैं वो थोड़े वापस आ जाएंगे, प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा, हमास जो है वो हॉस्टेजेस को छोड़ देगा एंड थिंग्स लाइक दैट। और दोनों देश जो हैं वो, दोनों देश नहीं लेकिन इजराइल एज ए कंट्री एंड हमास एज ए ग्रुप, राइट। तो व्हेन आई सेड दोनों देश, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो 42 डेज़ का ये एक कमिटमेंट जो है वो रखा गया था। और हमास ने कुछ 38 हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया, अभी भी कुछ हॉस्टेजेस उनके पास है। और इजराइल जो है उन्होंने भी 100 से ज़्यादा प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज़ किया है। सेकंड फेज़ जो है उसको वो डिले हुआ है, कैरो यानी कि इजिप्ट में एक मीटिंग होने वाली थी, तो इसमें थोड़ा डिले हुआ है। और ये भी बात थी कि 1 मार्च तक जो एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, फिलाडेल्फिया अमेरिका का शहर है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पे अटेंशन, एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, राइट। तो ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजराइल के ट्रूप्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन इजराइल के एक सोल्जर ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक नया डाउट जो है वो क्रिएट हो रहा है कि भाई जो सेकंड फेज़ हैं तो ये क्या आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एंड इजराइल की जो मिलिट्री है तो इसकी सुपीरियोरिटी, ऑफ कोर्स वी नो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री इन द वर्ल्ड। उनका आजू बाजू का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि अगर वो शक्तिशाली नहीं रहे तो दे विल बी वाइप्ड आउट। तो इजराइल डिफेंस मिनिस्टर जो फोर्स है IDF, उसके स्पोक्स पर्सन है डेनियल हैगारी ने ये कहा है कि आज भी पैलेस्टीनियंस जो, और ख़ास करके जो गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनके दिलों पर अगर कोई राज कर रहा है तो दैट इज़ हमास। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक लोग हमास को सपोर्ट करेंगे तब तक हमास इज़ देयर। हमास एक विचारधारा है। How you can get rid of a vichardhara? One of the most difficult thing. US should use its leverage over Israel and Arab neighbors to sort out the things. और जो सीज़ फायर है तो उसका वो पहला इम्प्लीमेंटेशन में आया और गाज़ा में रिकन्स्ट्रक्शन। अब थर्ड फेज जो है तो ये रिकन्स्ट्रक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नेंस और रिकन्स्ट्रक्शन जो है तो विल प्ले a very very important role. Moving on to the next topic, right, the fourth topic of our day, discuss the potential risks and opportunities for India in the context of global trade fragmentation and shifting supply chains. ये थोड़ा इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो 2024-25 की अगर हम बात करें, देन वी फाइंड कि GDP का डेटा जो है वो कह रहा है कि स्टेबल येट स्लोइंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो क्वार्टर है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्लंप, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा डाउन था, लेकिन उसके बाद फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला समय जो है तो उसमें ग्रोथ जो है वो रिबाउंड हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये रिबाउंड हुआ है। सो इट्स ए गुड थिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब रिबाउंड होता है तो जॉब्स जनरेट होती हैं। कंजम्पशन ग्रोथ जो है इट रिवाइव्ड बिफोर टैक्स गिव अवेज। यू नो, टैक्स गिव अवेज का मतलब है कि फरवरी में जो बजट आया तो उससे पहले ही कंजम्पशन बढ़ गया था।
कंजम्पशन यानी कि मैं और आप जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं एज ए कंज्यूमर, उसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट आती है इकोनॉमी पर। आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, सरकार ने जो टैक्स गिव अवेज किए तो उससे पहले कंजम्पशन ग्रो हुआ, तो दिस इज़ गुड। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ये अभी भी जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट्स डिड वेल, इम्पोर्ट्स में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला। ग्रोथ जो है उसके बारे में यही एक्सपेक्टेशन है कि ऑफिशियली जो एक्सेप्टेबल बैंड है उसके बीच में ग्रोथ जो है वो रहने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी लो। सरकार की जो या सरकार और इसी के साथ साथ जो आरबीआई का एस्टिमेशन है तो उसके बीच में ही ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। डोमेस्टिक कंजम्पशन इज़ द बेस्ट डिफेंस। डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं तो हर किसी को तेल, साबुन, ये वो कितनी सारी चीज़ें चाहिए, तो ये कंजम्पशन है ना हमारे देश में, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही है लेकिन कंजम्पशन यहाँ पर हैं, और उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें अगर हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सिर्फ प्रोडक्शन से कुछ नहीं होता, रॉ मटेरियल भी कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट आवर मार्केट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसको रिवाइव करने के लिए, मीन्स रिवाइविंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एड्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकवरी। फॉर एग्जांपल तेल, साबुन एक्सेट्रा जो भी चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो फिर कंपनीज जो है उतनी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और रूरल डिमांड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो चीज़ें अर्बन एरिया में प्रोड्यूस होती है, तो हमारे देश में आज भी मेजोरिटी लोग जो हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, तो रूरल एरिया में जब खेती बाड़ी और ये सारी चीज़ें अच्छी होती है तब लोग चीज़ों को ख़रीदते हैं। रियल इनकम्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, रियल इनकम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और रिटेल क्रेडिट जो हैं ये रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बेसिकली आई वुड से कि ग्लोबल वॉलिटिलिटी है, फाइनेंशियल लेवल पर भी हम देख रहे हैं द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट, लेकिन लार्ज डोमेस्टिक मार्केट और ये सारी चीज़ों की वजह से वी आर गोइंग टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, वी आर गोइंग टू बी एमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बट आई वुड से कि रूरल कंजम्पशन को बढ़ाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना, R&D के बारे में हमने बात की, राइट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, रियल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना, कॉन्ट्रैक्ट को हम फॉलो करें। देयर आर सो मेनी रिफॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड। चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, उसको सिंप्लीफाई किया जाए। आज भी रेड कारपेट है या फिर बाबू, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब जब कम होगी तब एक राइट एनवायरनमेंट पे ही बिजनेस जो है वो फलता फूलता है। ओके, हाँ, ये एक बहुत ब्रीफ था ना। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। दिस वन इज अबाउट रामसर कन्वेंशन, राइट। एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द रामसर कन्वेंशन इन कंजर्विंग वेटलैंड्स एंड इट्स रेलेवेंस इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट, राइट। आप स्क्रीन में बैकग्राउंड में देखिए, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर नेचुरल वेटलैंड है, राइट। हमारे शहरों में, हमारे गाँव में आसपास इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली बेंगलुरु में एक समय था जब बेंगलुरु का जो नाम है ना वो तालाबों से भरा हुआ शहर था। आज वहाँ के बहुत सारे जो पुराने तालाब हैं वो ख़त्म हो गए हैं। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं सिंस 1971, और रामसर कन्वेंशन जब अडॉप्ट किया गया, ईरान का एक शहर है रामसर, राइट, तो इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है उन वेटलैंड्स। इसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस साल की जो थीम थी, इट वाज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई इसकी थीम थी। वेटलैंड्स जो हैं ये बायोलॉजिकली काफ़ी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स हैं, इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और यू नो राइट, ग्रीनरी, क्लीन वाटर, इसकी सारी अच्छी इम्पैक्ट है। 6% हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है तो उसका 6% जो है वो वेटलैंड्स के द्वारा कवर किया जाता है, लेकिन जो इकोसिस्टम में ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है इसका कंट्रीब्यूशन है 40.6%। और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, बेसिकली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से ये बर्बाद होते जा रहे हैं, राइट। 1900 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड 50% जितने वेटलैंड्स जो हैं उसका एरिया डाइवर्ट हुआ, और 70 से 2015 के बीच में जो बाकी के 35% जितने थे, तो मीन्स वी आर द पीपल हु आर, यू नो, वी ह्यूमन बींग्स आर डिस्ट्रॉइंग द वेटलैंड्स। 81% इनलैंड वेटलैंड्स में जो स्पीसीज़ हैं वो डिक्लाइन हुई है 1970 से,
और 36% कोस्टल और मरीन स्पीसीज जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, और वेटलैंड्स में इन जनरल स्पीसीज जो है वो डिक्लाइन हुई। कोप 14 की जब मीटिंग हुई थी तो इस पर स्ट्रेस दिया गया था, लिंकिंग वेटलैंड कंजर्वेशन टू अदर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। फिफ्थ रामसर स्ट्रेटेजिक प्लान जो है इसको भी प्रिपेयर किया गया है एंड एम्फेसाइज किया गया है इसी चीज़ पर। हमारे देश में 75 रामसर साइट्स हैं कवरिंग 1.33 मिलियन हेक्टर्स, और अलग अलग जगह कोस्ट से लेकर डाइवर्स मीन्स हिमालयन रीजन्स, हर जगह पर आपको ये चीज़ें देखने को, ये जो वेटलैंड्स है वो देखने को मिलता है। 30% ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स लॉस्ट इन द लास्ट 4 डेकेड्स इन आवर कंट्री। मुंबई में की बात करें तो 71% वेटलैंड्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। ईस्ट कोलकाता में 1991 से 2021 में 36%, चेन्नई में 85%, राइट। ये सारी चीज़ें WWF की स्टडी ने प्रोवाइड की हैं। सो वी नीड टू ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट अवर वेटलैंड्स, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, स्टडी मोर इसकी इम्पैक्ट, और ये कार्बन सिंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे शहरों में जो बाढ़ आ जाती है ना, अर्बन फ्लड और ये सारी चीज़ें, ये क्यों हो रही है? क्योंकि वेटलैंड्स जो हैं उनको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे। दैट्स द रीज़न, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।